नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और पत्रकार मनोज मिश्रा जी। मनोज भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई उसकी जानकारी आपको दे दें। अस्पतालों में दम तोड़ रहे ऑक्सीजन प्लांट, बस मॉक ड्रिल पर चालू होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस से केंद्र राज्यों ने पल्ला झाड़ा, एक अखबार की पहली खबर नई दिल्ली से। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने उसके घर में ही सबसे कम स्कोर 116 रन पर समेट दिया। ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर 14.9% से घटकर 13.4% हुई, ये खबर भी नई दिल्ली से। सीट शेयरिंग पर सहयोगियों का मूड बदला, कांग्रेस के तेवर अब भी गर्म, ये खबर भी नई दिल्ली से है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कई रास्ते बंद, पारा 4 डिग्री पहुंचा। टाटा कलाम जैसी संतान के लिए ऐप से जतन कर रहे हैं पेरेंट्स, अहमदाबाद और सूरत से ये खबर छापी एक अखबार ने। रेलवे के शुद्ध पानी का सिस्टम ट्रैक से उतरा, पहली खबर एक अखबार की रायपुर से। मंत्रिमंडल पर हुआ मंथन लेकिन अंतिम फैसला विधानसभा सत्र के बाद, रायपुर से खबर। भूपेश और महंत ने चाहा रमन बने विधानसभा अध्यक्ष, रायपुर की खबर। जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष पर रेप का आरोप, सज्जन बोले झूठा और निराधार। इसी तरह की खबरें फ्रंट पेज पर है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। काशी विश्वनाथ के दौरे पर, यानी बनारस के दौरे पर नरेंद्र भाई मोदी 2 दिन के दौरे पर गए हैं, उनसे जुड़ी खबर भी अखबारों में है। और श्री राम जन्मभूमि की खबर तो हर रोज़ रह रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अखबारों में जो प्रमुखता से खबरें छपी हैं वो कोई दिल्ली की खबर को प्रमुखता से ले रहा है, कोई छत्तीसगढ़ की खबर को प्रमुखता से ले रहा है। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं पहले कृष्ण जन्मभूमि की और राम जन्मभूमि की, क्योंकि वो खबर भी अखबारों में है लेकिन वो फ्रंट पेज पर ना होकर के अंदर पृष्ठ में चली गई है। तो बाकी जो खबरें अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसमें कोई बहुत मज़ेदार खबर नहीं जिस पर बहुत चर्चा की जा सके। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि उसका सर्वे किया जाए, फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका को यह कह करके रद्द कर दिया गया कि सर्वे में कोई नुकसान नहीं होता, सर्वे सच्चाई को जानने के लिए किया जाता है। अब जिस दिन से ये अभी 2-3 दिन पहले ही 3 दिन पहले लगभग ये रिजल्ट आया हाई कोर्ट का, वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ, सर्वे के लिए रास्ता खुला, उसके बाद से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है, एक पक्ष जो भगवान कृष्ण का अनुयायी है, भगवान कृष्ण की पूजा करता है, आराधना करता है, वो खुश है, और दूसरा वर्ग जिसको ये लगता है कि सर्वे से कहीं वो चीज़ें खुल करके सामने ना आ जाएं जो काशी विश्वनाथ में हुआ, तो उससे वो थोड़ा सा शंकित भी हैं। तो कुल मिलाकर जो वातावरण इस समय देश का है, उससे नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को नाराज़गी होगी। उनको लगता होगा कि चलिए ये टंटा भी टूटे। क्यों मनोज? निश्चित रूप से कमलेश भैया, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जिस देश का नाम ही हिंदुस्तान हो, जो हिंदू बहुल देश है, निश्चित रूप से भारत की यह सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति रही है कि हमने दुनिया के सभी धर्मों के जो भी सताए हुए, पीड़ित हुए या पुनर्वासित लोग थे, उन लोगों को हमने अपने देश में स्थान दिया था। यह हमारी परंपरा रही है, सनातन पद्धति यही रही है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इतिहासकार तो कई प्रकार से इतिहास को कई बार दर्ज कर देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुगल विदेश से आए, विदेश से आकर के उन्होंने आक्रांता के रूप में हमारे भारतवर्ष में उन्होंने लूटपाट की, सब चीज़ की, मंदिरों को तोड़ा, ये सारी चीज़ें, सभी चीज़ें लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे रामलला का अयोध्या धाम हो, और चाहे अभी कृष्ण जन्मभूमि की विषय हो, ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर जहां पर इस हिंदू बहुल देश के लोगों की, ज़्यादातर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं ऐसे विषयों को, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि दोनों पक्ष आपस में बैठ करके, कि जब मुख्य रूप से जो 4-5 स्थान हैं उन स्थानों पर एक आपसी सहमति बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत का रास्ता, न्यायालय का रास्ता लेना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं एक सोचने वाले विषय है जी। हमारा यहाँ से बोलना तो खैर बहुत छोटे जगह से बड़ी बात बोलना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बैठ करके इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर बात न्यायालय तक पहुंच ही जाती है, तो न्यायालय के शरण में जाने के बाद जब न्यायालय ने एक व्यवस्था दे दी, न्यायालय ने कहा कि इसका सर्वे करवाया जाए, और सर्वे में जो
दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही है। जो चीज़ें सामने आएंगी, जैसे भी काशी विश्वनाथ का जब सर्वे हो रहा था तो उस समय जो मस्जिद के दीवारें थी उस पर कमल छपा हुआ था, उस पर त्रिशूल अंकित थे। तो ऐसी चीज़ें जब सामने आई तो वो चीज़ें स्पष्ट परिलक्षित करती हैं कि कहीं ना कहीं उस समय पर, किसी समय काल में वहाँ पर एक मंदिर था, जिस मंदिर को तोड़ करके मंदिर पर मस्जिद या दूसरे धर्म के आधारित कुछ चीज़ों का निर्माण कराया गया। तो ऐसी चीज़ों पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी जी, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो मानस बना है, कुछ लोग ठीक है कि रहते हैं इस तरह के कि उनको मज़ा आता है कि चलो राजनीति करना है, अपने लोगों को उकसाना है, उसका लाभ लेना है, तो अपने हिसाब से चलते हैं। मैं आज सवेरे आदत है कभी कभी कवियों को सुनने की, तो आज सुबह सुन रहा था। अल्पसंख्यक मोर्चे के शायद अध्यक्ष हैं इमरान प्रताप गढ़ी, जाने माने शायर हैं, उनकी एक नज्म में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, यह जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक राष्ट्रीय नेतृत्व के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है तो वो सीधा सीधा इंगित करता है उन लोगों की तरफ जो राष्ट्र के बारे में विचार न करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी का फैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छी लगी ये लाइनें, तो आज सुबह ही इसको मैं देखा। उस लाइन में अगर उनके शब्दों में केवल जी। मुसलमान बनकर जियो की सही की जगह इंसान बनकर जियो तो सही रहता नहीं, है। वो अपने, निश्चित मैं वही रूप से कह रहा हूँ कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। वो अपने लोगों को कह रहे हैं जी कि आपको सच का साथ देना चाहिए, आपको निगहबानी करनी चाहिए देश की। ये सारी चीज़ें वो जो कमियां हैं वो महसूस कर रहे होंगे कुछ लोगों में, उस कमियों को दूर करने की ओर वो इंगित कर रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों को। तो ऐसे लोग भारत में हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ की जो संस्कृति है वो बनी रहे। आपस का जो भाईचारा है वो खंडित करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दें। और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। जो लोग पहले जो विरोध के स्वर ज़्यादा सुनाई पड़ते तब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस मामले में अदालत आ जाती है तो फिर स्वाभाविक है कि सबको उसको मानने के लिए बेहोश होना पड़ता है। अब अयोध्या की भी बात कर लें, वो भी खबर खूब चैनलों में चल रही है, सोशल मीडिया पे खूब। तो आज सुबह ही एक जन का पढ़ रहा था मैं, कोई यादव जी थे। अमूमन ये मान लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के यादव और मुसलमान ये मिल करके एक भाषा बोला करते हैं, लेकिन अगर यादव वहाँ के बोलना ये शुरू कर दें कि भगवान राम यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात हो। जितना विकास हो रहा है वो विकास अयोध्या का नहीं बल्कि भारत के विकास के रूप में उसको देखा जाता है, और बड़ी प्रसन्नता लोग जाहिर कर रहे हैं। तो मैं यादव हूँ इसलिए यादव की बात कर रहा हूँ, इसलिए ऐसी बात नहीं। लेकिन अमूमन ये सोच लिया जाता है कि भाई मोहन यादव को जब बनाया गया तो कहा गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा जाएगा, यादव सब इधर आ जाएंगे। वो राजनीतिक बातें हैं। लेकिन सच ये है कि हम लोग सारे के सारे लोग जो सनातनी हैं, जिनके रग रग में सनातन बसा हुआ है, स्वाभाविक है कि उनके आराध्य देवों के जब यश की बात होती है, उनकी कीर्ति और बढ़ाने को, उनकी कीर्ति को कौन बढ़ाएगा, वो तो अपनी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई बढ़ाने की कोशिश करता है तो खुशी होती है, मसरत होती है कि चलो ठीक है, हम जो चाहते हैं वही हो रहा है। तो इस तरह की स्थितियां वहाँ जो अयोध्या में बन रही हैं। 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ तैयार हुआ है उसका लोकार्पण होना है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ मथुरा और काशी में स्वयं है, तो इस समय उत्तर प्रदेश का वातावरण तो बल्ले बल्ले है। निश्चित रूप से कमलेश भैया, मुझे तो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं देश एक नई दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। चारों ओर हर्ष का, उल्लास का, कहीं ना कहीं जो तरक्की का माहौल है, जो लोगों में एक मन में उत्साह रहता है। और कहते हैं कि जब मन में उत्साह रहता है तो सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। देश मुझे कुछ उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जिस तरीके से भारत का सम्मान, भारत का गौरव बढ़ रहा है। अभी बीच में हमने युद्ध के समय देखा था कि जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस समय पर भारत के झंडे को लेकर के दूसरे देश के लोग भी वहाँ से निकल रहे थे। कहीं ना कहीं अभी जब फिलिस्तीन वाला युद्ध चल रहा था तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे, भारत इसमें अपना विचार रखे, भारत इस चीज़ में शांति प्रक्रिया की तरफ कदम आगे बढ़ाए और भारत लोगों को कहे। तो भारत का जो सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, भारत की जो स्थिति भारत की मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं हर एक राष्ट्रवादी इस चीज़ को लेकर के आशान्वित है, खुश है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। और जहाँ तक बात अयोध्या की करें तो अयोध्या में मेरे जानकारी के अनुसार न सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल्कि 3-4 बड़े 5 स्टार होटल्स
जितने बड़े 5 स्टार की ऑक्यूपेंसी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं है, उससे बड़े 5 स्टार होटल्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं, छोटे छोटे होटल्स बन रहे हैं, मोटेल्स बन रहे हैं, ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं, आसपास का एरिया डेवलप हो रहा है। रामलला का मंदिर सिर्फ रामलला का एक मंदिर नहीं है, वो भारत, उभरते भारत, बढ़ते भारत का एक, भारत की एक तस्वीर है। और निश्चित रूप से उसको देख करके हम कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य भारत का भविष्य है। और निश्चित रूप से प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और भगवान शिव के आराध्य इस देश में अच्छे मनोभावों के साथ जब काम करेंगे तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सभी इस चीज को लेकर के आशान्वित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आशा है कि सब कुछ ठीक होगा। और इसी ये खुशी के जो पल हैं, इसी पल में अगर ये खबर आती है कि दक्षिण अफ्रीका को उसकी ही धरती पर 116 रन से भारतीय क्रिकेटरों ने समेट दिया जोहानिसबर्ग में, तो हमारी खुशी भी दुगुणित हो जाती है। विशेष करके युवा वर्ग जो क्रिकेट की तरफ बड़ा उसका क्रिकेट के प्रति रुझान है, देखने में उसको रुचि है, समझने में रुचि है, खेला भी करता है, तो उसके लिए भी खुशी का पल है। निश्चित रूप से कमलेश भाई, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा भारतीय टीम को, क्रिकेट फैंस को, सभी भारतीयों को। क्योंकि तो हाँ, वैसे तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट, पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे जिस तरीके से भारत का डंका बज रहा है, विश्व कप का भले ही फाइनल हम हार गए हो, लेकिन लगातार 10 जीत हमने दर्ज की। जिस तरीके से अभी की टीम में सबसे स्पेशल चीज तो ये है कि अभी की टीम में कोई भी स्थापित और पुराने खिलाड़ी नहीं है, सारे यंगस्टर्स हैं। और यंगस्टर्स, और साउथ अफ्रीका जाकर के, पहले कहा जाता था कि भारत अपने देश में खेलने वाली टीम है, विदेशों में जाता था तो हम जाते थे तो हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता था। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका जा करके उनके ही देश में पूरी की पूरी टीम उनको 116 रन पे ऑल आउट कर देते हैं। 20-22 ओवर का मैच चला और उन्होंने 116 रन पे उनको ऑल आउट कर दिया। अर्शदीप ने 5 विकेट लिया, आवेश खान ने 4 विकेट लिए, और कुल मिलाकर के भारत ने साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं एक कमतर साबित कर दिया। और उसके बाद चेस करने जब उतरे तो पूरा का पूरा जो स्कोर था उनका, वो 200 बॉल शेष रहते इन्होंने इस स्कोर को चेस कर लिया। तो निश्चित रूप से भारतीय टीम का भी डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और यह जो आपने इस चीज को जोड़ा ना कमलेश भैया, की जब चीजें अच्छे मनोभाव के साथ चलती रहती है, अच्छा वातावरण होता है, तो चीजें निश्चित रूप से, सारी चीजें उस अनुकूल होते रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हर देशवासी जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसे इच्छा रहती है कि मैं अपने क्षेत्र में कम से कम अपने देश का नाम रोशन करूं, मैं अपने देश को अपने ऊपर गौरव की अनुभूति करवाऊं। देश चाहे कि मेरे ऊपर भी कह सके कि हाँ, ये भी इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। चाहे मिशन चंद्रयान हो, जब हम इसरो के वैज्ञानिकों को हमने देखा था कि कुछ समय पहले जब उनका मिशन फेल हो गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा था कि उनके वैज्ञानिकों को गले लगा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद वर्ल्ड कप में भी देखा, फाइनल हारे, उसके बाद प्रधानमंत्री उनके कमरे तक गए, ड्रेसिंग रूम में जाकर के उनके साथ कुछ समय उन्होंने बिताया, उनको ढाढ़स बंधाया कि फाइनल हारने से कुछ नहीं होता है, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र का व्यक्ति आज अच्छा फील कर रहा है, और निश्चित रूप से भारत माता का जो यशोगान है उसको गाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल इस तरह का बना हुआ है, स्वाभाविक है कि वो महसूस करने वाले लोग भी कहते हैं और जो नहीं कहते हैं वो भी महसूस तो करते ही हैं, क्योंकि वातावरण तो सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं कि ये इनको न मानने वाले, इनको मानने वाले, इस तरह की बात करने से जो लोग पहले खुल करके करते थे अब जरा परहेज करने लगे हैं। और जो आपने कहा कि वैज्ञानिकों को उन्होंने, वैज्ञानिक जो प्रमुख हैं इसरो के, उनको गले लगाया था, तो उस समय लोगों ने कहा था नौटंकी है उनकी। कल एक दृश्य हमने बनारस में देखा, उनका काफिला निकल रहा है, उसी समय एक एम्बुलेंस पीछे से आई और प्रधानमंत्री ने खुद आदेशित किया कि इसमें कोई मरीज होगा, इमरजेंसी होगी, काफिले को किनारे करवाए और बोले इसको निकलने दो। तो ये भी नौटंकी कह सकते हैं, ये भी नौटंकी हो सकती है लोगों की नज़र में। मैं नरेंद्र मोदी का फ़ैन नहीं हूँ ना, जो सच है वो देश के प्रधानमंत्री, इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने जिस तरह से कुर्सी वो सामने से सेंट्रल टेबल को हटाया, और राज्यपाल चूंकि उनसे उम्र में ज़्यादा हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पहले से परिचित होंगे, तो वो स्वयं हाथ लगा करके कर रहे थे। सारे लोग खड़े हैं और बघेल जी क्या हाल है बोलते हुए निकल रहे हैं अपने लोगों को छोड़ते हुए। सब नौटंकी नहीं बल्कि स्वभाव होता है आदमी का। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आज निश्चित रूप से जब किसी वैश्विक कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो सामान्य क्रियाकलाप है, उनको देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इनिशिएट करते हैं चीज़ों को। अभी छत्तीसगढ़ के जिस घटनाक्रम की बात कर रहे थे आप, निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम होता है और उनको ही सेंटर ऑफ द स्टेज होना चाहिए था, लेकिन गलती से प्रोटोकॉल में वो दूसरे स्थान पर बैठे हुए थे, उनको मुख्यमंत्री के बगल वाली सीट पर होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ नोटिस की और उनको उनके अपेक्षित सीट पर आने का आग्रह किया, और जब देखा कि टेबल उनकी सीट के बगल में ना होकर के इस वाली सीट के पहले था, तो उन्होंने खुद कोशिश करके उस टेबल
को हटाया। निश्चित रूप से क्रियाकलाप और ये सारे जो उनके बॉडी लैंग्वेजेस हैं, उनके जो हाव भाव रहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित भी करते हैं। तो जो विरोधी होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स भी निकल आते हैं कि वो कहते हैं नाटक है। जी, लेकिन जी। इन्हीं नाटकों को और इन्हीं उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर के आज पूरा देश उनके पीछे हो पड़ा है। देखिए, अब आज सकारात्मक बातें ही हम कर रहे हैं, तो सकारात्मक बात यह भी कर ले कि एक मैसेज होता है। राजनेताओं की कोई भी एक्टिविटीज, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा संदेश देता है। वो अगर कुछ अपनी तरफ से आगे बढ़ के करते हैं तो वो न केवल उनके लिए बल्कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए भी एक निर्देश मान लिया जाता है कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। एक अच्छी खबर है कि कल डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करना था, तो अकेले नामांकन उनका। और मज़ेदार बात ये रही, उसमें अच्छी बात ये रही, मज़ेदार न कहे अच्छी बात ये रही है कि उनके प्रस्तावक स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष महंत जी इनके प्रस्तावक बने, और साय जी भी उनके साथ थे मुख्यमंत्री के रूप में। खबर है ना, भूपेश और महंत ने चाहा, रमन बने विधानसभा अध्यक्ष। तो यह भी एक अच्छी सकारात्मक राजनीति तो इसी को कहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से काफ़ी खुश होंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी है, लेकिन जिस तरीके से एक विपक्ष होना चाहिए उस विपक्ष की भूमिका को निभाएं। और चरणदास महंत जी को इन्होंने अभी नेता प्रतिपक्ष बनाया है। दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यथावत बने रहेंगे। एक अच्छा विपक्ष होना सत्ता पक्ष के लिए और अच्छी सरकार के लिए, अच्छे कंट्रोल के लिए, अच्छे गवर्नेंस के लिए बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी जब उसके रमन सिंह जी के प्रस्तावक बन के गए, तो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, ये सत्ता पक्ष का जो नेता होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक पद है, सबको लेकर चलना होता है उसमें। जी, विधानसभा का जो प्रमुख अध्यक्ष का पद होता है, ये सारे विधायकों का प्रमुख होता है, ये सारे विधायकों को व्यवस्था देता है। तो ऐसे पद पर जब एक व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही प्रमुख नेता जाकर के उनके प्रस्तावक बनते हैं, उनका नामांकन दाखिल करवाते हैं और साथ में मिलकर के इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक चीज है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के नीतियों का निर्धारण और जहां तक कुछ त्रुटियां होंगी उनको विपक्ष सामने लेकर के आए। ऐसे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास अच्छे दृष्टिकोण से, अच्छे तरीके से हो पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। एक और सकारात्मक खबर है, टाटा कलाम जैसी संतान के लिए ऐप से जतन कर रहे हैं पेरेंट्स। मतलब आपको संतान कैसी चाहिए, कैसा स्वभाव हो, उसका भविष्य कैसा हो, इसको अगर आपने पहले से निर्धारित कर लिया है तो सिर्फ मन में रखेंगे तो नहीं होने वाला, उसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। तो उसमें एक ऐप ड्रीम चार्टिंग गर्भ संस्कार ऐप, तो ये ऐप का सहारा आज लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो पहले ही ये कहा जाता था, उसके प्रमाण हैं कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही, जब अर्जुन जी सुना रहे थे कि आपको कैसे ही अगर चक्रव्यूह बनेगा तो उसे कैसे तोड़ना है, तो उन्होंने तोड़ने की विधि उसकी सीख ली थी गर्भ में ही रह के। तो लोग परिहास में कहा करते थे कि ये ढपोल संख लोग जो है ना, वो हिंदूवादी जो क्या कहें उनको, पंडित और पुरोहित, ये लोग बेवजह की बातें करते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने जब तय कर दिया है, उसको सिद्ध कर दिया है कि ऐप तो उसी का प्रमाण है ना, कि आप जो कुछ कहेंगे वो सुनेगा, जो कुछ करेंगे वो उसका अनुपालन करेगा, अनुसरण करेगा, और फिर जब इस धरती पर आएगा तो उसके अनुरूप ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो मान्यताएं रहे हैं, भारत की जो पुरातन कालीन संस्कृति रही है, उसका पूरी दुनिया आज तो मान ही रही है। मुझे लगता है कि दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। निश्चित रूप से कमलेश भैया, जो एक शब्द बार बार हम सुनते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। फिर बनेगा कहा जाता है, था पहले। क्योंकि भारत को हम कहा करते थे कि सोने की चिड़िया थी। वो सोने की चिड़िया ना सिर्फ व्यापारिक रूप से थी, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर एक क्षेत्र में भारत एक ऐसे सशक्त स्थान पर विराजमान था जिस समय पर पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमारा भारतवर्ष करता था। और हमारी वेदों की ऋचाओं में जो चीज़ें दर्ज हैं, हमारी वेदों की ऋचाएँ जो कहती हैं, उस पर अध्ययन आज दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। और जब वो यूनिवर्सिटीज़ उस पर अध्ययन कर रही हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सोचने वाली बात तो है कि विश्व की, दुनिया की
सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन से देश में थी? वो हमारे देश में थी। पूरे विश्व को शिक्षा सिखाया किसने? पूरे विश्व को संस्कार सिखाया किसने? वो हमने सिखाए हैं। और वापस से पुनर्स्थापित करने वाली चीजें हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन पद्धति में जो चीजें कही गई हैं उसको पुनर्स्थापित हम कर रहे हैं। क्योंकि एक बार स्थापित करके बीच का कुछ समय काल 1500-2000 वर्षों का ऐसा रहा जिसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ी, आक्रांता आए, उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को तोड़ा। हमारे यहाँ के आश्रम व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं तहस नहस किया गया। लेकिन वापस से भारत उस दिशा में फिर बढ़ चला है जहां पर न सिर्फ व्यावसायिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, वैचारिक रूप से, शिक्षा के दृष्टिकोण से हर एक क्षेत्र में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन इसमें हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिस स्थान पर काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, हम उस काम को उस दृष्टिकोण से करें कि आने वाले समय में हम कह सके कि जब भारत आगे बढ़ने की दिशा में था तो उसमें हमारा भी योगदान था। बिल्कुल बिल्कुल, पहले होता था ये जो बीच का कालखंड आपने बताया 1500 साल 2000 साल का, उसमें बहुत सारी विदेशी ताकतों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की और नष्ट तो नहीं कर पाए लेकिन प्रभावित जरूर कर गए थे। तो जो प्रभाव उनका रहा है या उनकी जो कुछ संस्कृति हमने स्वीकार कर ली थी वो धीरे धीरे उससे विलग हो रहे हैं। और वो दिन आएगा जब पुराने दिन वापस लौटेंगे। हम लोगों को बचपन में कहा जाता था कि नानी दादी ये कथाएँ सुनाती थी तो बाल्यकाल में सुनाई जाती थी। और वो समय भी कहा जाता था कि जब माँ गर्भवती हो, गर्भ संस्कार हमारे यहाँ है, हमारे संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, वो 16 संस्कारों में प्रमुख एक संस्कार है कि वहीं से आपकी नींव पड़ती है। और वो उसमें फिर कहा तो यह भी जाता है, अब ये तो इसके जो विशेषज्ञ लोग हैं वो बताएंगे कि बाकायदा जब पति पत्नी के बीच में ये तय हो जाता था कि अब हमको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, संतान चाहिए, तो उसके लिए पुत्रेष्ट यज्ञ होता था। उस मनोभाव के साथ उनका संसर्ग होता था। तो जो बीज डाला जाता था वो धर्म से ओतप्रोत और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख करके किया जाता। इस तरह के धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलते हैं कि उसी समय ये तय हो जाता था कि इसको आगे क्या बनाना है, हमको ये बनेगा क्या। ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाती थी कि उस समय के विज्ञान इतना उन्नत था, उस समय का विज्ञान, कि आज तो हम अभी उसको खोज रहे हैं, इसीलिए रिसर्च और खोज कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं, उसको महसूस करते हैं कि लोप हो रहा था, वापस लौट रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। चलिए कोरबा की खबरों की जानकारी आपको दे दें। बच्चों का भोजन बनाने वाले 4 माह से तरस रहे अपने मानदेय के लिए। एक अखबार की पहली खबर, नाला किनारे वनभूमि में खेत बनाने की साजिश रात के अंधेरे में चल रही थी जेसीबी। ये कटघोरा वन मंडल से जुड़ी खबर है। धान खरीदी का आधा सफर हुआ पूरा, 15% हुई खरीदी। मोदी की गारंटी के इंतजार में 85% खरीदी शेष। धान की कटाई, बारिश से 1 हफ्ते काम रहा बंद। खेत सूखे, फिर किसानी ने पकड़ा जोर। अब 12% कटाई व 15% मिजाई ही बाकी। गोल्डन आइलैंड में पर्यटकों के रुकने के लिए बनेंगे कॉटेज। वोटर वोटिंग की होगी शुरुआत। अभी सतरेगा और बुका का ही हो रहा है विकास। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंचा। बाकी ऐसी ही खबरें हैं। 3 दशक से बहिष्कार का दंश झेल रहा बुजुर्ग का परिवार। गाय को बचाने के चक्कर में बाइक चालक गिर गया, मौत। गोल्डन आइलैंड में पर्यटकों के रुकने के लिए बनेंगे कॉटेज। मोटर बोटिंग की होगी शुरुआत। अभी सतरेगा और बुका का ही हो रहा है विकास। अब चूंकि दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना ऐसा होता है जिसमें लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो साधन संपन्न है, जो रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति है, वो तो अपना पिकनिक रात को एक पैग मारने के बाद ही मना लेता है या वो अपना कुछ भी उसको मिल गई ऐसी चीज़ जो अतिरिक्त है तो उसी में आनंद ले लिया करता है। लेकिन जो थोड़ा साधन संपन्न लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, चलो घर से बाहर, शहर से दूर, कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ शहर का कोलाहल ना हो और थोड़ा अमन हो, शांति हो, तो वहाँ जा कर के भोजन बनाएं, खाएं, मौज करें और उसके बाद वापस लौटें। तो कोरबा भी इस मामले में सतरेगा, बुका, ये सब ऐसे स्थल हैं जहाँ आज की तारीख में अच्छी खासी भीड़ होती है। झोरा घाट एक है, वहाँ कल भी हम लोग गए थे, तो वहाँ देखे कि वो, खैर थोड़ी आज मेरे मन में ये भाव था और शुरू भी हमने किया था, अंत भी वैसे ही करना चाहेंगे कि आज नकारात्मक बातें न करें, लेकिन मन में आया तो कह दें कि झोरा में वहाँ के ग्रामीणों ने जो बैरियर लगा रखा है, वो पर्यटकों के, वहाँ जो जाने वाले लोग हैं पिकनिक मनाने, उनके आनंद में कहीं ना कहीं वो खलल डाल रहे हैं। इस पे आज हम खबर लगाएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। चर्चा इस पर करूँगा कि जो प्रयास हो रहा है सतरेगा बुका के बाद एक तीसरा कोई टिहरी सराई, हाँ, वहाँ पे भी इस तरह की कोशिश होगी कि लोग वहाँ पहुँचे और उसका आनंद लें। तो
फिर वो ध्यान में आता है कि कोरबा 2050 तक अगर जीरो की स्थिति में आने की बात कही जा रही है कि पावर प्लांट बंद हो जाएंगे या खदानों से कोयला निकलना बंद हो जाएगा, तो कोरबा का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर सरकार काम करती है, जिला प्रशासन काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन स्थल हों, यहाँ जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास हो, उसकी तरफ लोग आए, चैतुरगढ़ और ये सरमंगला मंदिर या और भी स्थल ऐसे हैं, पाली है, पाली तो विश्वविख्यात मंदिर है वहाँ पे, 11वीं 8वीं 800 शताब्दी का है शायद वो। तो ये चीज़ें अगर डेवलप होंगी तो स्वाभाविक है कि कोरबा आने वालों की संख्या कोरबा में बढ़ेगी और छोटे रोजगार से लेकर बड़े रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे और वो कोरबा का भला होगा। निश्चित रूप से कमलेश भैया, पिछले बार जब हम बैठे थे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हमने काफ़ी लंबी चर्चा की थी कि कोरबा में अगर कोयला खत्म हो जाए या ऊर्जा नगरी के रूप में जो विख्यात ये शहर है, इसमें क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सोची जा सकती? क्या ऐसे और नए रास्ते नहीं बनाए जा सकते जिससे कि लोगों को रोजगार हो? मुझे एक बात ध्यान में आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस पर विपक्षी निशाना साधते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का है, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। तो ये जो रोजगार के अवसर होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए रोजगार के अवसर नहीं होते। रोजगार के अवसर उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, उसमें काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के यहाँ काम करने वाले हेल्पर भी रोजगार कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही कोरबा में बूका और सतरंगा जैसे 2 स्थान तो काफी प्रचलित हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे 5-6 स्थान है जिसमें टिहरी सराई जो दर्शक हमारे नहीं गए उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कोरबा में एक ऐसा स्थान है जिसे कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। प्रकृति का वो सौंदर्य वहाँ देखने को मिलता है कि अगर वहाँ पर प्रॉपर थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और वहाँ पर अगर प्रॉपर चीज़ें अरेंज्ड हो जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे भारत के मानचित्र पर कोरबा पर्यटन दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अपना स्थान रखेगा। और पाली का शिव मंदिर और कमलेश भाई ने जैसे बाकी चीज़ें बताई, धार्मिक पर्यटन के साथ धार्मिक पर्यटन भी यहाँ पर इसकी भी संभावनाएं बहुत अधिक है। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि कोरबा में एक वैकल्पिक रोजगार के ऐसे अवसर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं, वहां पर इसकी कोशिश की जाए। जी जी, बिल्कुल कोशिश की जाए। और ये कहा जा सकता है कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से उड़ेला है। बहुत कुछ है यहाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। और उसी सौभाग्यशाली छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला भी है कि यहाँ क्या नहीं है, लेकिन बस वही है, ज़रूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की। फिर वही बात बार बार हम लोग इसलिए उसको दोहराते हैं, ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं कि हमने पिछली बार क्या कहा था। हमारे जो दर्शक है, आप में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार इस बात को कहा जाता है कि हमको भी हमारी भूमिका का निर्वहन करना होगा उसमें। ये नहीं कि सिर्फ वो प्रशासन के लोग या सरकार के लोग आकर के आपकी पूरी मदद करेंगे या जो चाहिए आपको आपके मुंह में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी अपनी तरफ से आगे बढ़ के कुछ अच्छा सोचना होगा। जैसे एक वातावरण बनाया जाता है, वातावरण बनाया, एक मैं खबर देख रहा हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का बालकों का, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण जल संरक्षण का संदेश दिया। तो ये संदेश जब अखबारों में छपता है, ये संदेश उनका जब टीवी चैनलों के जरिए आम लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचता है, तो आपके मन में भी एक भाव जरूर जागृत होता है कि ये बच्चे हैं, इनका भविष्य हमने खराब किया है, हमारी पीढ़ियों ने, पहले वाली पीढ़ी ने खराब किया है। तो इनको बेहतर भविष्य देने के लिए, इनका भविष्य बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पर्यावरण दुरुस्त रहे। आज हम जिस जंगल में जाकर के, जिसकी बात मनोज कर रहे थे कि वहाँ हो सकता है, घूम आए हो क्या वहाँ पहले? जी, बहुत पहले भैया। तो वो सीधी सी बात है कि जो देखा हुआ है तो आनंदित होता है, और हम लोग उनके आनंद से आनंदित होते हैं कि जब देखे आनंदित हो रहे हैं तो हम जाएंगे तो हमारा भी आनंद बढ़ेगा। तो ये जो लोग ये संदेश देते हैं बच्चे, पर्यावरण बेहतर रहे। जल संरक्षण के मामले में भी ये बात कही जाती है कि आप पानी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको अगर स्वयं हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो हमको लगेगा कि यार रोज़ कम से कम हम 50 लीटर पानी तो बचा सकते हैं। तो ये सारे संदेश जो हैं वो हमारे लिए होते हैं और हम अमल करने के लिए बच्चे हमें कह रहे हैं। इस पर भी ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। मनोज, ये मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ ना, आज हम लोग दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो मैं अपनी बात रखता हूं तो फिर आपको उसको आगे बढ़ाना है जी, क्योंकि आपन जैसे आपके साथ बैठ करके, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के गप करते हैं ना, तो आपस में चर्चा होती रहती है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और कुल मिला के मुद्दा एक ही रहता है।
तो वैसे ही मैं यहाँ भी बैठ करके बात करता हूँ, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये भाव है, क्योंकि अखबारों में जो लिखा है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपके मन की जो बातें रहती है उसको शब्द हम लोग देते हैं। तो आपके पास भी कोई बात रहे तो कभी अगर मन कहे तो व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं, उसको मोबाइल से आप बात कर सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन लोग कई बार ये सोचते हैं यार ये इनका काम है, कर लें, हमारा काम सिर्फ सुनने का है। तो सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमल करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं हमारे दर्शकों से तो ये अनुरोध भी करूंगा कि आप जिन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, आप ऐसे विषय जिन पर आप चाहते हैं कि कुछ पहल हो और हमारा चैनल इस दिशा में काम करे, अगर ऐसा कोई विषय आपके जहन में आए तो निश्चित रूप से घंटाघर चौक पर हमारा जो कार्यालय है वहाँ पर आकर के कमलेश भैया के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पे, मेरे नंबर पे, आप किसी के भी नंबर पर कॉल करके जरूर अपने विचार हमसे साझा कीजिए कि किन विषयों पर आप ऐसा चाहते हैं, किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, किन विषयों पर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल बढ़ करके काम करे। और निश्चित रूप से हम आपके सुझावों पर अमल करेंगे और आने वाले समय में आपके विचारों पर यहाँ पर हम उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही करने की भी कोशिश करेंगे। जी जी, नकारात्मक नहीं, उसको सकारात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो देखें क्या, हमने खबर लगाई है इसलिए अब आपको बता रहे हैं। कुछ चैनलों में भी वो खबर लगी है कि क्षेत्रीय विधायक लखनलाल देवांगन जी ने अभी बात कही है ना कि राखड़ से कोरबा को मुक्त कराने की दिशा में हमको प्रयास करना होगा। उन्होंने थोड़ा सा बालकों को और जिला प्रशासन को अपनी तरफ से थोड़ा कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल किया है कि आपको ये करना होगा। तो इसको हम नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक अगर दृष्टि से देखें तो सीधी सी बात है कि ये तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है। ये मान करके किनारे अगर अपने आप को कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अपने साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्षेत्र के साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ पे आप बोलेंगे तो जिनको हमने चुन करके विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है वो भी अपनी तरफ से फिर उसमें अपना स्वर मिला देते हैं। फिर स्वर तेज हो जाता है तो स्वाभाविक है कि जो लोग उसके लिए दोषी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ लखन देवांगन जी की तरफ या ज्योत्सना महंत जी की तरफ ही न देखें, या साई जी की तरफ या नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही न देखें, बल्कि अपने भी कर्तव्य का निर्वहन करना जरूरी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब समाज किसी विषय में आवाज़ उठाता है या समाज किसी विषय को लेकर के जब अपने विचारों को व्यक्त करने की प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा चाहे लोकतंत्र हो, हमारे चाहे अफसरशाही हो, हमारे प्रशासन के लोग हों, ये सारे लोगों की मजबूरी बन जाती है उस क्षेत्र में काम करना। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन हो चाहे शासन हो, ये आपके तरफ सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि लोग जागरूक अगर हो जाएं, क्योंकि सारी व्यवस्था इस निमित्त होती है कि लोग जागरूक हो जाए, समाज जागरूक हो जाए। और जब समाज किसी विषय को अपने मन में ठान लेता है तो उसको उस विषय को उसको क्रियान्वित कर पाना, उस विषय में आगे बढ़ पाना कहीं बनिस्बत आसान हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि हम कोरबा के लोग न सिर्फ कोरबा को मिसाल के रूप में एक प्रस्तुत करें, कोरबा को एक मिसाल बनाएं छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूरे भारत के लिए, कि यहाँ पर जागरूकता का स्तर इस प्रकार से है। हम छोटे छोटे विषय हैं, हम जल संवर्धन की तरफ काम करें। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से राखड़ की समस्या है तो निश्चित रूप से लखन देवांगन जी के द्वारा जो ये कथन अभी कहा गया है स्वागत है। कहीं ना कहीं हम जब दर्री के क्षेत्र में जाते हैं, बालकों के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे रोड के किनारे पटे हुए राखड़, और जब आंधी आती है तो क्या हाल होता है उस क्षेत्र के लोगों का, वो जो वहाँ के लोग हैं वही समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग भी गर्मी के समय में या किसी समय में वहाँ से आसपास से गुजरते हैं वो इस चीज़ को एहसास करते हैं कि यहाँ कोरबा में रहने की क्या कीमत हम चुका रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश को हम बिजली देते हैं, पूरे देश को हम ऊर्जा देते हैं, लेकिन उसका दंश हम झेल रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रदूषण को झेल रहे हैं। तो हम कोरबा के लोग कम से कम जागरूक बने, हम जल संवर्धन के लिए, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, शिक्षा के लिए अगर हमारे पास कभी समय मिलता है, हम आसपास के शासकीय विद्यालयों में जाएं, हम किसी क्षेत्र में अगर विशेषज्ञ हैं तो क्या हम हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे का समय बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के लिए, या हो सकता है कि हम उनके मेंटल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए कुछ भी ऐसे विषय पर जाकर के हम 1 घंटे का समय 2 घंटे का समय दे सकते हैं। हम खुद से ऐसे रास्ते तलाश करें जहां पर हमारी योग्यता का, हमारी विशेषता का, हमारी विशिष्टता का हम फायदा समाज को दे सकें। अगर कोरबा में ऐसी कोई पहल आप करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, हम इस दिशा में आपके साथ बढ़ेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहावत है ना एक बड़ी पुरानी कि देश को जो इस समय समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए शहीद भगत सिंह की ज़रूरत है, सुभाष बाबू की ज़रूरत है, लेकिन वो पड़ोसी के यहाँ पैदा, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि उनको अंततः शहीद होना है, देश के लिए कुर्बान होना है, तो मैं कुर्बानी क्यों दूँ। तो ये भाव ठीक नहीं है, बल्कि अगर कहीं गलत है तो सिर्फ उसको कहे नहीं,
बल्कि लोग जो कह रहे हैं उनके साथ स्वर में स्वर मिलाने की कोशिश करें, उनके हमराही बनने की कोशिश करें, तब जाकर के स्थितियाँ थोड़ा सा बदलेंगी और फिर माहौल बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए, इसी अच्छे संदेश के साथ हेडलाइंस को आज विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आ जाए समय निकाले इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।